नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। वो हमारी बेस्ट आंटी है। सुरेखा झूठी मुस्कान बिखेर दी। इतने में नैना अपनी एक आंख बंद करके सुरेखा के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, मेरी आंख में धुआं चला गया है, निकाल दो ना इसे, आंख बहुत जल रही है। माया, मम्मी, सो स्वीट नैना, तुम अपनी मॉम को मम्मी बुलाती हो। सैम, माया, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अपना ज्ञान भी तो मम्मी बुलाता है अपनी मॉम को, तो क्या हो गया। नैना अपनी आंख मलते मलने लगी। सुरेखा गुस्से में नकली मुस्कान के साथ घुटनों के बल बैठी और नैना की आंखों में फूंक मारते हुए बोली, ठीक हो जाएगा बेटा जी, आप वरिड ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी मॉम है ना आपके पास, सब ठीक कर देगी आपकी मॉम। बोलने के साथ ही सुरेखा अपनी बेटी को बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी। नैना का आंख ठीक होने होते ही उसे समझ में आ गया कि वो गलती से मॉम की जगह मम्मी बोल दी है। फिर नैना डरती हुई बोली, सॉरी मॉम, वो गलती से। उसकी बात को काटते हुए सुरेखा ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से ले जाते हुए बोली, चलो बेटा जी, अब प्रसाद ले लेते हैं। माया, सैम, आंटी कहाँ गई। सैम, वो गाड़ी में बैठी होंगी, हमें प्रसाद लेकर वहीं जाना है। पार्किंग में दुर्गा अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। दुर्गा, ये ड्राइवर कहाँ चला गया, वो भी गाड़ी लॉक करके। अब मुझे इसी तरह बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। मैं 2 बार बोल चुकी थी कि हम लोग तुरंत वापस आ जाएंगे, कहीं जाना नहीं, लेकिन वो सुनता कहाँ है। वो बस पवित्रा जी का कहा सुनता है। इतने में ही पार्किंग में सुरेखा अपनी नैना को लेकर पहुंची। सुरेखा गाड़ी खोलते हुए नैना पर भड़क रही है, तुम घर चलो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। एक बात समझ में नहीं आती, मुझे मोम बोला करो, मम्मी नहीं। नाक कटवा दी ना सबके सामने। खैर करो कि वहाँ सिर्फ बच्चों की भीड़ थी, अगर उनकी मम्मियाँ होती ना तो तुम्हें वहीं पर 2-4 थप्पड़ लगा देती। अब बैठो गाड़ी में। नैना हाथ में प्रसाद लिए गाड़ी में बैठ गई और तभी सुरेखा की नज़र दुर्गा पर गई। दुर्गा को देखकर सुरेखा मन में सोचने लगी, ये घूंघट वाली औरत, ये तो वही है ना जो पवित्रा जी के बच्चों के साथ आई थी, लेकिन ये गाड़ी के बाहर क्यों खड़ी है। चलो मैं थोड़ा पवित्रा जी के बारे में पूछ लेती हूँ। इधर सुरेखा दुर्गा की ओर जाने लगी। उधर दुर्गा घूंघट थोड़ा ऊपर करती हुई सोची, थोड़ा सांस ले लेती हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, घूंघट थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। दुर्गा के पास जाती हुई सुरेखा अपने मन में सोचती है, कोलकाता की बहुत अमीर घर से है पवित्रा देवी। अब अगर अमीर लोगों से दोस्ती करूंगी तभी तो कोलकाता में अच्छी जगह पर घर खरीद पाऊंगी, और उसके लिए थोड़ा बहुत चिंता तो दिखानी ही पड़ेगी। वैसे तो हर प्रोग्राम में पवित्रा देवी ही आती है, फिर पता नहीं क्यों आज नहीं आई। अच्छा, इस घूंघट वाली औरत से ही बात करके पता कर लेती हूँ। सुरेखा धीरे धीरे दुर्गा की तरफ बढ़ने लगी और वहीं दुर्गा का चेहरा गाड़ी की ओर था, जिससे उसका चेहरा शीशे में दिख रहा था। जैसे ही सुरेखा गाड़ी के नज़दीक पहुंची, ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गा का चेहरा गाड़ी के शीशे में दिख जाएगा। इधर ज्ञान अपने कमरे में आया और जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से उसके पापा की तस्वीर छूट गई और जमीन पर गिर गई। उसकी उंगलियों में शीशा अब भी चुभा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसकी दोनों आंखें भीगी हुई जख्मी उंगली को देख रही थी। ज्ञान उन चुभे हुए शीशों को छूते हुए आहा भरी आवाज़ों के साथ चीख पड़ता और बड़बड़ाने लगा, अगर तुम यहाँ होती तो मुझे इतना दर्द नहीं होता मम्मी। आखिर तुम कहाँ चली गई मम्मी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़ दी। जल्दी से आ जाओ ना मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये शीशा भी नहीं निकल रहा है। दुर्गा माता की कसम, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। पास में पड़ी तस्वीर उड़कर खिड़की से बाहर चली गई, जिसे देखकर ज्ञान की आंखें उन तस्वीर की ओर चली गई। ज्ञान अपना दर्द भूलकर उस तस्वीर के पीछे पीछे खिड़की के पास गया और अपना कटा हुआ हाथ खिड़की में घुसा दिया। झटके से हाथ घुसने की वजह से चुभा हुआ शीशा निकल गया और उसकी उंगली से खून की धार बहने लगी। वो अपना हाथ अपनी ओर खींच लिया और दर्द से चीखते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। वह कमरे के बाहर निकला
और अपना हाथ बेसिन में धोते हुए एक हाथ से अपने आंसुओं को साफ करते हुए खुद से कहने लगा, मैं अपने पापा की आखिरी निशानी को ढूंढकर ही वापस ले आऊँगा। अगर मम्मी होती तो वो भी ऐसा ही करती। कुछ नहीं होने दूँगा अपने पापा को। मम्मी आप जल्दी से आ जाओ ना। अगर आप नहीं आई तो आपको भी ढूँढने जाना होगा। मैं अकेला बच्चा क्या-क्या करूँगा? मम्मी आ जाओ ना जल्दी प्लीज़। माया के स्कूल के पार्किंग में आते हुए माया और सैम आपस में बातचीत कर रहे थे। आज ना हम आइसक्रीम खाएंगे। चलो आंटी से बोलते हैं, वो हमें खिलाएंगी। दोनों बच्चे जैसे ही दुर्गा के पास पहुंचे उनके पीछे सुरेखा आती हुई दिखी। माया चीख पड़ी, सैम वो देखो नैना की मॉम, वो हमारी ओर ही आ रही है। चलो ना उनके साथ मस्ती करते हैं। माया की चीख से दुर्गा डर गई और पीछे देखने लगी। जैसे ही दुर्गा पीछे देखी, दुर्गा सुरेखा को पहचान ली और अपना घूंघट लंबा खींच लिया। घूंघट लंबी करते हुए सुरेखा ने उसके आधे चेहरे को देख लिया, लेकिन पूरा चेहरा नहीं देख पाई। इतने में ड्राइवर आ गया और गाड़ी खोल दी। दुर्गा जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और बच्चों को भी बैठने को बोली। जब तक सुरेखा वहां पहुंची, दुर्गा की गाड़ी जा चुकी थी। सुरेखा वहां खड़ी होकर सोचने लगी, ये पवित्रा देवी की मेड नहीं है। अगर मेड होती तो घूंघट में क्यों होती, वो भी कोलकाता जैसे मॉडर्न शहर में। पिया की कसम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर उनकी रिश्तेदार है तो पवित्रा देवी की तरह ही मॉडर्न होनी चाहिए थी। लेकिन वो चेहरा घूंघट में छिपे आधे चेहरे को याद करते हुए, वो चेहरा कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा था। खैर, होगी कोई, अपने को क्या। लेकिन इन उनकी जल्दबाजी के कारण मैं पवित्रा जी की हालचाल भी नहीं पूछ पाई। गाड़ी में बैठे दुर्गा अपने मन में सोच रही है, सुरेखा दीदी यहाँ, जैसा कि बच्चों ने कहा वो नैना की मॉम है। इसका मतलब सुरेखा दीदी की बेटी भी है। हे दुर्गा माता, आपने बहुत अच्छा किया कि सुरेखा दीदी की गोद को भर दिया। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो माँ बने। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हो ही गई। नैना, न जाने नैना कैसी होगी, पता नहीं कितनी बड़ी होगी, कैसी दिखती होगी, अपने पापा पर गई होगी या मम्मी पर। उस बेचारी को तो मालूम भी नहीं होगा कि उसकी एक चाची जिंदा है, उसका एक बड़ा भाई भी है। यह सब सोचते सोचते दुर्गा के चेहरे पर मुस्कान बिखर चुकी थी। अचानक से उसकी मुस्कान सिमट सी गई जब माया ने कहा, गाड़ी रोकिए अंकल, गाड़ी रोकिए। गाड़ी के चक्कों के घिसने की आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई। दुर्गा, क्या हुआ माया बेटा, आपने गाड़ी रोकने को क्यों कहा? सैम, ये माया को आइसक्रीम खानी है। माया, ओ हेलो, सिर्फ मुझे नहीं, आंटी इसे भी खानी है। सामने देखिए आइसक्रीम वाला। पीछे पीछे नैना की गाड़ी भी आई और सुरेखा बोली, ड्राइवर गाड़ी रोक। नैना, मॉम, रोक? रोक कौन सी मैनर्स है मॉम, मुझे तो आपने कभी नहीं सिखाया। नैना की तरफ घूरते हुए सुरेखा बोली, गाड़ी रोकिए भैया। अब ठीक है ना नैना जी? ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सुरेखा अपने मन में सोची, आज पवित्रा देवी का हाल चाल पूछ कर ही रहूंगी, तभी तो पवित्रा देवी से दोस्ती हो पाएगी। बात करते करते किसी तरह उस घूंघट वाले का चेहरा भी देख लूंगी। मुझसे कोई छिपा रहे और मैं शांति से बैठी रहूं, ऐसा थोड़ी ही हो सकता है। सुरेखा नाम है मेरा, घूंघट के पीछे का शक्ल देख कर ही रहूंगी आज। आइसक्रीम खाने के बहाने जाती हूँ। गाड़ी से उतरकर दुर्गा सोच रही थी कि मेरी एक बेटी भी है और ज्ञान की एक बहन भी है। इस खुशी में आइसक्रीम तो बनता है, ज्ञान के लिए भी आइसक्रीम पैक करवा लेती हूँ। पवित्रा देवी अपने घर पहुंची और उंगलियों में चाबी का गुच्छा घुमाते हुए सीधे अपने कमरे में गई। वहां पर ज्ञान के हाथ से उसके पापा की तस्वीर टूटकर शीशा बिखरा हुआ था। पवित्रा देवी अपनी धुन में ही नीचे नहीं देखी और उन शीशों पर अपना पैर रख दिया। जैसे ही उसका पैर उन बिखरे हुए शीशों पर पड़ा, पवित्रा के मुंह से चीख निकली, ओ माय गॉड, ये मेरे साथ किसने ऐसा किया है? मेरा पैर तो गया आज। पवित्रा जमीन पर बैठ गई और पैरों की ओर देखने लगी। उसके पैर में दो तीन कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। पवित्रा देवी गुस्से से लाल पीली हो गई। कांच को निकालने के साथ साथ बड़बड़ाने लगी, जिसने भी ऐसा किया होगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। पवित्रा देवी के गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा, मेरे दुश्मन भी नहीं। वेट एंड वॉच। दुर्गा और उनके साथ पवित्रा के बच्चे भी आइसक्रीम खा रहे थे। वहीं सुरेखा आई और बोली, मेरी बेटी को भी आइसक्रीम खिलाओ, सबसे महंगी वाली आइसक्रीम देना, मेरी नैना को सस्ती आइसक्रीम पसंद नहीं है। माया, नैना,
तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी मॉम को तो जल्दी घर जाना था। सॉरी, तुम्हारी मम्मी को। नैना, अभी मॉम को आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला? कौन सी वाली चाहिए? नैना, ऑरेंज कलर वाली, जो चूसने वाला, जिसमें चूसने वाला रहता है। माया और सैम हंसते हुए, बहुत महंगे वाली है। दुर्गा सुरेखा को देखकर सहम सी गई और घूंघट के अंदर ही नैना को देखते हुए सोचने लगी, कितनी प्यारी सी बच्ची है नैना। हमें मालूम है ऑरेंज वाली आइसक्रीम इसे क्यों पसंद है, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ वही आइसक्रीम ही तो आती है। बेचारी इतनी मासूम है कि दिखावा भी नहीं कर सकती। खैर, ये तो लगता है 5 या 6 साल की ही होगी अभी। काश मैं इसे एक बार गले लगा पाती। नैना के हाथ में आइसक्रीम देते हुए सुरेखा घूंघट में से दुर्गा को का चेहरा देखने का प्रयास करने लगी और कहने लगी, वैसे बहन जी, आप पवित्रा जी की कौन लगती हो? आपको पहले कभी देखा नहीं हमने। आप इतना लंबा घूंघट क्यों रखती हो? सैम, ये मॉम की सबसे फेवरेट वाली सिस्टर है। बचपन में इन दोनों का हाथ छूट गया था किसी मेले में। सुरेखा, कौन से मेले में बेटा? माया, सोनपुर के मेले में। सैम को देखकर मुस्कुराते हुए दुर्गा मन में, ये बच्चे भी ना क्या क्या कहानी सुना रहे हैं सुरेखा दीदी को। सुरेखा दीदी से मेरा सामना इस तरह से होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। काश मैं इनसे पूछ पाती, क्यों मेरा जान लेना चाहती हो? 8 साल पहले क्यों मेरे बेटे को जन्म से पहले ही उसे मारने को कह दिया आपने? क्यों एक बार भी नहीं सोचा आपने कि एक विधवा औरत के साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो हमेशा आपको अपनी बहन मानती थी, फिर क्यों आप अपनी देवरानी को ही दुश्मन समझ बैठी? आखिर क्या गलती थी मेरी? सुरेखा अपने मन में सोची, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के लिए इन बच्चों के सामने बेवकूफ़ बनना पड़ रहा है। एक बार पवित्रा जी से गहरी दोस्ती हो जाए और कोलकाता में अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाए, फिर इन बच्चों का शक्ल भी नहीं देखूंगी। काश पर घर में पियाजी कोलकाता घर लेने के लिए तैयार होते, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता नहीं क्यों पियाजी इस देहात में ही रहना चाहते हैं, लेकिन मैं भी सुरेखा हूँ। पियाजी की कसम, जल्द ही कोलकाता में शिफ्ट हो जाऊंगी। माया और सैम के मजाक से परेशान होकर सुरेखा अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई और गाड़ी में बैठ गई। आइसक्रीम खाते हुए माया और सैम के हाथ गंदे हो गए और दुर्गा उन दोनों के हाथ धुलवाने लगी। हाथ धुलवाने वाली जगह पर एक बड़े से टब में पानी रखा हुआ था, जिसमें दुर्गा का चेहरा दिख रहा था। वहीं से पास होते हुए सुरेखा की नज़र उन लोगों पर थी, लेकिन अचानक से उसकी नज़र पानी में गई। उस हिलते हुए पानी में दुर्गा का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। सुरेखा की आंख अचानक से बड़ी हो गई और चीखी, गाड़ी रोक। अचानक से गाड़ी रोकने पर चारों चक्के सड़क से घिस गए और गाड़ी रुक गई। पवित्रा देवी गुस्से में हॉल में आई और चिल्लाते हुए बोली, कहाँ गए सब? आखिर किया किसने ये सब? बच्चे और दुर्गा तो स्कूल गए हैं, बचा वो ज्ञान, वो तो अपने कमरे में ही नहीं निकलता। तो फिर ऐसा किसने किया? मेरे पतिदेव की तो इतनी हिम्मत ही नहीं। फिर कौन किए ये सब? ज्ञान जख्मी हाथों के साथ खिड़की की तरफ गया, जहां उसके पापा की तस्वीर उड़कर गई थी। ज्ञान उस तस्वीर को उठाने ही वाला था कि तस्वीर उड़कर बाउंड्री के बाहर चली गई। बाउंड्री के बाहर एक मंदिर है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। ज्ञान अपने पापा की तस्वीर लेने के लिए इतना उत्सुक और दृढ़ था कि बिना कुछ सोचे समझे बाउंड्री के बाहर चला गया। वहां पर उसे तस्वीर नहीं मिली। तस्वीर को ढूंढते ढूंढते वो मंदिर में गया और आसपास तस्वीर को ढूंढने लगा। माथे में चुनरी बांधी हुई एक औरत ज्ञान का जख्मी हाथ पकड़ ली, जिससे ज्ञान को दर्द हुआ था और वो चीख उठा। ज्ञान की चीख सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग ज्ञान की ओर देखने लगे। वो औरत घबरा सी गई और हिचकते हुए बोली, आप लोग पूजा कीजिए, मैं इसे जानती हूँ। ज्ञान प्रश्न भरी आंखों के साथ उस औरत को देखने लगा। तभी वो औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कर पूछी, तुम इतने जोर से क्यों चीखे? मैं तुम्हें मार थोड़ी ना रही हूँ। ज्ञान कुछ देर तक उस औरत को घूरता रहा और फिर अपनी जख्मों को उसे दिखाया। जख्म देखने के बाद वो बोली, ओ माय गॉड, इतनी जख्मी हालत है तुम्हारी, तुम पहले क्यों नहीं दिखाए? अच्छा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, बस थोड़ी देर, कहीं जाना नहीं, मैं अभी तुम्हारे जख्म को ठीक करती हूँ। पल भर के लिए वो औरत गायब हो गई। ज्ञान सोचने लगा, ये औरत है कौन? इन्होंने कहा कि ये मुझे जानती है,
लेकिन मम्मी ने मुझे किसी से मिलवाया हो, ये शायद मम्मी को भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर हमें तो कोई जानता नहीं है। वैसे भी हम बाहर निकलते नहीं हैं, तो हमें कोई जानेगा कैसे? इतने में ही वो औरत आ गई और ज्ञान के पास बैठकर उसकी उँगलियों पर हेडी प्लस चिपका दी। फिर वो औरत बोली, अब ठीक हो गया ना जख्म? तुमने पहले बताया होता तो पहले भी ठीक कर देती मैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्ञान, मैं अपने पापा की तस्वीर ढूंढने आया हूँ। उड़कर इधर उधर हो गया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे ढूंढने में? वो औरत, हाँ बेटा ज़रूर। और ये देखो, एक अंकल भी हैं जो आपकी मदद करेंगे तुम्हारे पापा की तस्वीर ढूंढने में। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए वो आदमी ज्ञान के पास आया और बोला, वो देखो, वहाँ एक तस्वीर गिरी है। कहीं उसे ही तो नहीं ढूंढ रहे हो तुम? ज्ञान सीढ़ियों से उतरकर उस आदमी के बताई हुई जगह पर गया। इधर आदमी अपने माथे पर मुरेठा बांधे हुए उस औरत से बोला, हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चे की कमी थी। आज हमें किसी भी तरह से बच्चों की संख्या पूरी करनी ही होगी और अपना पैसा सेठ से लेना होगा। दुर्गा और बच्चों की गाड़ी खुल चुकी थी। तब तक सुरेखा अपनी गाड़ी से उतरी। गाड़ी में फिर से सुरेखा बैठ गई और अपने घर चली गई। मंदिर में ज्ञान अपने पापा की तस्वीर के पास पहुंचा और तस्वीर अपने हाथ में उठाया ही था कि उतने में ही उस औरत ने आकर पीछे से ज्ञान के मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। कपड़ा रखते ही ज्ञान की आंखें बंद होने लगी और उसके हाथों से तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर गिरने के बाद एक पत्थर के टुकड़े में फंस गई। अजनबी औरत के साथ उस आदमी ने ज्ञान को एक गाड़ी में बिठाया और वहां से रवाना हो गया, क्योंकि उस आदमी ने ज्ञान को तस्वीर के लिए मंदिर के पीछे भेज दिया था, जहाँ कोई नहीं आ जा सकता था। उन दोनों की हरकतों को किसी ने नहीं देखा। दुर्गा घर पहुंचते ही अपने हाथ में लिए आइसक्रीम को देखते हुए सोचने लगी, अब तक तो मेरा पुस्तक जाग ही गया होगा। मैं उसे आइसक्रीम देकर सरप्राइज कर दूंगी। दुर्गा जैसे ही अपनी नज़र घर के अंदर दौड़ाई, पवित्रा देवी गुस्से में हॉल में बैठी थी। पवित्रा के जख्मी पैर देखकर दुर्गा चिंतित होते हुए बोली, आपके पैर जख्मी कैसे हुए हैं पवित्रा जी? ये क्या हो गया आपके साथ? पवित्रा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर सामने आ जाए वो इंसान तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारा बेटा ज्ञान अभी तक जागा नहीं है। मैं इतना जोर जोर से चीख रही थी, फिर वो एक बार भी देखने नहीं आया। कैसा बेटा है तुम्हारा? अभी मेरा सैम रहता तो मेरे आगे पीछे घूम घूम कर पूछता कि मेरा हाल कैसा है, भले ही मैं कितनी ही अनादर कर लूं उसका। दुर्गा, मैं अभी ज्ञान की खबर लेती हूँ। ज्ञान, ज्ञान, तुम्हें मैंने सिखाया था ना कि किसी को मुसीबत में देखकर अनदेखा ना करें। फिर तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुम मेरी परवरिश पर एक ना एक दिन तो उंगली उठाओगे ही। अपने कमरे में जाते हुए गुस्से में, सैम, मॉम, आप ठीक तो हो ना? मैं डैड को कॉल करूं? पवित्रा के पास बैठकर पवित्रा देवी सैम की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखी और फिर बिना कोई जवाब दिए माया को इशारा से अपने पास बुलाया। माया के सर पे अपना हाथ रख दी और बोली, मेरे लिए कितनी टेंस में है मेरी गुड़िया। डोंट वरी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्गा अपने कमरे में गई तो उसकी आंखें सबसे पहले अपने बेड पर गई जहाँ ज्ञान नहीं था। फिर दुर्गा इधर उधर देखी और आखिर में उसकी नज़र खिड़की के पास फर्श पर गई, जहाँ ज्ञान के हाथ से बहा हुआ खून गिरा था। दुर्गा की आंखें फटे की फटी रह गई और वो चीख पड़ी, खून! दुर्गा ने अपने कमरे में और भी गहराई से देखा तो और भी खून के छींटे उसे नजर आ गए। जहां तहां ज्ञान भाग दौड़ किया हुआ था, यहाँ वहाँ खून गिरा पड़ा हुआ था। दुर्गा टेंशन में अपने कमरे में से बाहर आई और पवित्रा देवी से बोली, ज्ञान आपके कमरे में नहीं है पवित्रा जी, और हमारे कमरे में बहुत सारा खून गिरा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। पवित्रा, एक सेकंड एक सेकंड, तुम क्या कुछ भी सोच रही हो? यहाँ सामने से मेरी बच्ची बैठी है, देखो कितनी डरी हुई है। तुम उसे और भी मत डराओ। सैम, एक काम करो, माया को अपने साथ मेरे कमरे में ले जाओ। यहाँ रहेगी तो और डरेगी। और हाँ, माया को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सैम उदास हो गया और वहाँ से उठकर माया को लेकर जाने लगा। तभी पवित्रा देवी सैम की ओर देखते हुए गुस्से में बोली, एक मिनट, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हो तो पुरुष ही ना,
और हर पुरुष सिर्फ यही सोचता है कि औरतों को पुरुषों की ज़रूरत है होती है, लेकिन मुझे किसी भी मर्द की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। और खबरदार जो मेरे लिए उस नशेड़ी बाप को फ़ोन किया तो उस आधे दिमाग के आदमी की मदद लेने से अच्छा है मैं मर जाऊं। डांट सुनने के बाद सैम की आंखें नम हो गई। सैम वहां से कहीं कुछ दूर जाकर बैठ गया और पवित्रा उसे रोक ली। उसके पास में जाकर नम्र होकर बोली, मेरे कमरे में कांच टूटकर गिरा पड़ा है, इसलिए तुम दोनों वहां मत जाओ। तुम माया को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाओ। दुर्गा और भी चिंतित हो गई और घबराते हुए बोली, क्या क्या आपके कमरे कमरे में भी कांच टूटा पड़ा है? कहीं इस घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया था और ज्ञान ने उसे देख लिया होगा, जिसके कारण उसे भी जख्म दिए होंगे। नैना के घर पर सुरेखा और रमेश के साथ नैना भी बैठकर टीवी देख रही थी। सोफे पर बैठी हुई सुरेखा के हाथों में खाने की प्लेट और मुंह में खाना भर कर बोल रही थी, पिया जी, आप कलकत्ता में घर क्यों नहीं ले लेते? आप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप सोचिए, हमारी नैना शहर में रहेगी, शहर के तौर तरीके सीखेगी, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती होगी। दोस्ती से याद आया, आज पवित्रा देवी के बच्चों के साथ एक घूंघट वाली औरत आई थी। मैं 2 बार उस औरत के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ठीक से देख नहीं पाई। एक बार तो उसके सिर्फ होठ ही दिखे, दूसरी बार हिलती हुई पानी की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन जरूर वो नौकरानी ही होगी। नैना बेटा, माया तो तुम्हारी दोस्त है ना? उसने तुम्हें सच बताया है कि नहीं, कि वो औरत नौकर है या उसकी मौसी? नैना, नहीं मम्मी, माया के फ्रेंड तो कोई और है। मुझसे तो वो बात भी नहीं करती, बोलती है बक बक मम्मी की बोरिंग सी बेटी। रमेश, सुरेखा, तुम बच्चों को क्यों घसीट रही हो इन सब में? तुम्हें बड़ी पंचायत लगी है। वो नौकर हो या रानी, तुम्हें इससे क्या लेना देना? और तुम उस पवित्रा देवी से दोस्ती करने के लिए क्यों उतावली हो रही हो? वो मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन वो सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। अपनी प्लेट टेबल पर रखने के बाद सुरेखा रमेश की ओर मुड़ी और बोली, आप मेरी पियाजी हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं यहाँ की संपत्ति बेचकर कोलकाता में रह रही होती। बाहर से एक आदमी आया और बोला, मर गया तुम्हारा बेटा। दुर्गा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दुर्गा और बाकी सभी लोग उस आदमी की ओर देखने लगे, जिसके हाथों में दारू की बोतल है। शर्ट के 4 बटन खुले हुए हैं। उस आदमी के बाल बिखरे हुए हैं, और तो और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। नशे में धुत लाल आंखों से सभी घर वालों को वो आदमी देख रहा है। पवित्रा, ये नशेड़ी कहाँ से आ टपका? सैम, तुमने बुलाया अपने डैड को? अगर हाँ तो तुरंत जाने को बोल दो, वरना इस घटिया आदमी की सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे शक्ल भी नहीं पसंद है इस आदमी की। कोई ले जाओ इसे मेरी नज़रों से दूर। दुर्गा, तुम इसे घर से निकाल दो। चुपचाप खड़ी दुर्गा धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और उसका कॉलर पकड़कर बोली, कहाँ है मेरा ज्ञान? क्या किया आपने उसके साथ? बोलिए, वरना आज इस दुर्गा को काली बनते देर नहीं लगेगी। दुर्गा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ज्ञान के खिलाफ कुछ नहीं। जल्दी से बोलिए, वरना आज मैं आपका गला दबा दूंगी। पवित्रा दुर्गा को पकड़कर उसके कमरे में ले गई और वो आदमी भी हिलते डुलते अपने कमरे में चला गया। फिर दोनों बच्चों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में चले गए। दुर्गा, मैं कैसे शांत रहूं पवित्रा जी? आप जानती हैं, मेरे लिए ज्ञान ही सब कुछ है। इनफैक्ट हर माँ की जान बसती है उसके बच्चों में। आप जरा मेरे कमरे की तरफ देखिए, कितनी जगह खून गिरा हुआ है। इसका मतलब तो साफ यही है कि मेरा बेटा किसी खतरे में है। मैं शांत कैसे रहूं? आपके कमरे में कांच का टुकड़ा मिलना, मेरे कमरे में खून मिलना, ज्ञान का गायब हो जाना, ये सब मुझे अंदर से तोड़ रहे हैं। मेरा मन भी बहुत ही गलत गलत विचार मेरे मन में आ रहे हैं। आप कुछ बोलिए ना पवित्रा जी, बोलिए ना पवित्रा जी कि ज्ञान बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।